साथियों, कार्यशाला पूर्वतः चलेगी, बीच में थोड़ी सी बात करनी और भी जरूरी है। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, हम सभी जानते हैं। हमारे बीच मौजूद है इस कार्यशाला में हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष भाई, उनके साथ प्रवीण जी, सुरेंद्र जी और अलका लांबा जी, आतिशी जी, ये भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमने उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मनीष भाई को अपनी शिक्षा की बागडोर भी सौंपी है, वो कमान हासिल भी है। उनके बीच एक बेचैनी है, छटपटाहट है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप वास्तव में क्या हो। जो हम कर रहे हैं, एक अथक प्रयास, पूरी मेहनत हम दे रहे हैं, वो आखिर किस दिशा में जानी चाहिए, यही बातचीत अभी हम कर रहे थे। मैं अनीता जी से कहूंगी कि भावपूर्ण संबोधन के साथ पहले तो कार्यशाला की अब तक की कार्यवाही से अवगत कराएं और संबोधन और फूलों के द्वारा आपका स्वागत करें। मैं निदेशक महोदय से कहूंगी कि अलका जी का भी स्वागत करें आप फूलों के द्वारा। आप चांदनी चौक से हमारे यहाँ के उम्मीदवार अनीता जी, शब्दों के द्वारा कि अब तक की क्या छोटी मोटी कार्यवाही हमारा एक झलक आपसे चाहूंगी प्रस्तुत करें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। परम सम्मानीय शिक्षा मंत्री एवं उप शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे आज के मुख्य सोम त्यागी जी जो सबके मार्गदर्शक हैं, अलका लांबा मैम, MLA प्रवीण जी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, आतिशी जी, रायपुर से आए हुए सभी परिवारजन और मेरे प्यारे साथियों, सुबह एक बार मैं आपसे मुखातिब हो चुकी हूँ, सुरेंद्र जी, और ये बहुत ही हम सबके लिए, मैं ये कहूँगी कि इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे शिक्षा मंत्री हमारे बीच है। और इससे पता चलता है कि उनका कितना लगाव शिक्षा के प्रति, टीचर्स के प्रति और बच्चों के प्रति है। मैंने बहुत लंबा कैरियर अभी तक रहा है 30 इयर्स में, लेकिन इतना लगनशील, परिश्रमी, केयरिंग, इनके साथ मुझे ऐसे लगता है कि अभिभावक है ये हमारे। हालांकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक जो फील देते हैं कि मैं बैठा हूँ, तुम लोग काम करो, मेहनत करो, रेस्ट यू लीव इट ऑन मी। तो सर, ये जो आपका लगाव है या जो आपकी बच्चों के प्रति एक कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है। शिक्षा काफी समय से दी जा रही है और बच्चों के लिए ही दी जा रही है, लेकिन किस तरह से पूर्ण किया जाए उस शिक्षा को, ताकि वो बच्चों के लिए भी यूजफुल हो, समाज के लिए भी हो और हम सब के लिए एक दूसरे की पूरक हो, संपूर्ण हो। क्योंकि प्रकृति, सोम भाई जी कहते हैं, अपने आप में पूर्ण है। मानव जीने के अर्थ में पूर्ण है, लेकिन अभी पूर्ण होना बाकी है जब प्रकृति और मानव का अच्छा सा सामंजस्य रहेगा। सर, मैं बताना चाहूंगी कि आज इस कार्यशाला का शुभारंभ सुबह हमारी सेक्रेटरी मैम थी, डायरेक्टर मैम थी, प्रवीण जी थे, आतिशी जी थी, और सबने मिलजुल कर अच्छा सा इसका कार्यक्रम का आरंभ किया। सभी पार्टिसिपेंट्स ने, यहाँ पर हमारे डाइट और SCRT के प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो हमारे चुने हुए जो मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं उनके प्रधानाचार्य भी हैं। तो इन सब के हाथ में कमान है कि किस तरह बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाके हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको देश के विकास में किया जा सके। और सोम भाई जी ने पूरा जी जान लगा दिया है कि किस तरह से जो है वो अपने नए आइडियाज को दे रहे हैं कि शिक्षा और जीवन दोनों में कैसे मधुर संबंध स्थापित किए जाए। हमारा 7 दिन का जो वो शिविर था, उससे इतनी मोटिवेशन हुई कि आई थिंक ईच वन इज विलिंग टू वर्क 24 आवर्स। वी आर कमिटेड टू वर्क 24 आवर्स, नो सैटरडे, नो संडे। और मैं अपनी फैकल्टी की तरफ से तो पूरा आश्वासन दे सकती हूँ
कि जो भी काम होगा उसको हम अपनी पूरी तीव्रता से करेंगे, पूरी लगन से, और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ बदलाव आएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारी पूरी फैकल्टी को मोटिवेट करें। थैंक यू सर। नमस्कार। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर होना तो एक जिम्मेदारी है। आवाज नहीं आ रही? एजुकेशन मिनिस्टर होना तो एक काम है, जिम्मेदारी है मेरे हिस्से में। आपके हिस्से में मुझसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप जहाँ खड़े हैं, मैं तो शिक्षा मंत्री अभी 3 महीने से हूँ, 49 डेज की सरकार में पहले रहा। उम्मीद है 5 साल के बाद दोबारा दिल्ली की जनता मौका दे ना दे। तो शिक्षा से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जुड़ाव तो यहाँ इस संदर्भ में इतना ही है, पर आप लोगों का तो पूरा जीवन शिक्षा के हवाले है। आप लोगों के तो होने का मकसद ही शिक्षा है। इनफैक्ट अगर मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहूँ तो आप लोगों का तो अस्तित्व ही शिक्षा है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा में अगर हम जरा सा भी कुछ काम कर पाए तो मेरा जीवन सफल होगा। और आप सब लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरी जिंदगी के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप कुछ कर गुजरे शिक्षा में। अभी शिक्षा में क्या है, कैसे है, मैं बहुत 7 दिन 9 दिन आप लगातार इसी पे चर्चा करेंगे। मैं उसमें बहुत बातें नहीं रखना चाहता। आप लोग लगातार समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण काम है, कहाँ गलती हो जा रही है। मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई शिक्षाविद के नाते भी आपसे बात नहीं कर सकता। पर और देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, आप में से बहुत लोगों से बात होती है तो सामने चर्चाओं में निकल के आता है कि साहब शिक्षा में देखो हमने ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है। प्रिंसिपल से बात होती है तो वो बताते हैं देखो हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा मैं कई बार हर्ट बोल देता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कई बार लोग और एग्रेसिव होकर बताते हैं। खासतौर से अभी मैं एक प्रोग्राम में था पीछे, तो वहाँ शायद दिल्ली के तमाम जितने भी टॉप पब्लिक स्कूल्स माने जाते हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ थे और उनको थोड़ा हर्ट हुआ। उन्होंने कहा तो पता नहीं है, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि जब बताने की बारी आती है, जब भाषण देने की बारी आती है, जब चैप्टर लिख के देने की या लेक्चर लिख के देने की बारी आती है, आर्टिकल लिखने की बारी आती है, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। देखो हम अपने स्कूल में ये कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, फलाने साल में हमने ये किया था, एक बच्चा ऐसा था उसके साथ हमने ऐसा प्रयोग किया। हम सबके पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ उदाहरण है। पर जरा एक दिन अखबार उठा के देखिए और पहले पन्ने से सोचना शुरू करिए, जो कुछ भी छपा हुआ है, जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया है, वो कुछ हुआ ही है। जो कुछ उसमें हो रहा है दुनिया में, क्या वो नहीं है जो हमने शिक्षा में नहीं किया या हम नहीं कर पाए? समझ? कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जब हम भाषण देने के लिए खड़े हों और कहने के लिए खड़े हों या बताने के लिए खड़े हों तो हमारे पास बहुत कुछ है, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन जो हमने नहीं किया वो चारों तरफ फैला पड़ा है। सामने साक्षात दर्शन होते हैं। घर से बाहर निकलिए, अपने घर में देखिए, अपने अंदर देखिए, साक्षात दर्शन होते हैं, ये नहीं किया। अगर समाज में बलात्कार होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी बलात्कार करता है तो हमें पता चलता है कि ये हमने नहीं किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी बलात्कार ना करे, या हमने उसके अंदर नहीं डाला, यहाँ हम चूक गए। एक पढ़ा, ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा क्लोजर ले लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी सरकारी नौकरी में जो पढ़े लिखे जाते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी जब वहां जाके रिश्वत लेता है एक जेन्युइन काम के, तब हमें पता चलता है कि हमने अपने स्कूल्स में क्या नहीं किया। जो किया वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं उसकी वजह से जो आपने किया, आपने हमारे शिक्षा विभाग में हम सब ने किया, अध्यापकों ने किया, विभाग के लोगों ने किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ, मैं अपनी बात बहुत आज़ादी के साथ कह सकता हूँ। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके 150 लोगों को अपनी आवाज़ को नीचे रखते हुए एम्पलीफाई करके पहुंचा सकता हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये सब उसकी वजह से जो हमने किया।
लेकिन हमें वो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो हमने नहीं किया। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी रेसिस्ट है तो वो हमने नहीं किया। और जब तक समाज में एक भी पढ़ा लिखा आदमी है, एक भी पढ़ा लिखा आदमी के अंदर रेसिज्म बचा हुआ है, वो हमने फिर शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया। लिस्ट उस चीज की बनाई है जो हमसे नहीं हुआ। 20 साल अपना एक आदमी एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद उसके अंदर जो बचता है, ये भाई ने चार्ट बनाया हुआ है ना, 5 साल का रहता है, 2.5 साल, 5 साल, 3 साल, अभी तो झगड़ा चल रहा है इस पर कितने साल हो, और फिर 22 साल में निकलता है, 25 साल में निकलता है। अगर उसके अंदर रेपिस्ट बचा हुआ है, अगर उसके अंदर करप्ट बचा हुआ है, अगर उसके अंदर क्राइम बचा हुआ है, अगर उसके अंदर क्षेत्रवाद बचा हुआ है, उसके अंदर काम वासना इस तरह से बची हुई है, तो फिर वो सब हमने नहीं किया। और जो नहीं किया वो चारों तरफ फैला पड़ा है, वो अखबारों में भरा पड़ा है, वो टीवी के न्यूज चैनल्स में भरा पड़ा है, वो हमारी अपनी जिंदगी में भरा पड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमारी बेटी वहाँ गई हुई है सिनेमा देखने या घूमने और वो सुरक्षित घर लौट आएगी, चिंता की बात नहीं। शायद ही कोई कहेगा कि दिल्ली में हम ऐसा नहीं, और अगर ऐसा है तो हमने नहीं किया। वो हमें अपने उस लिस्ट में लाना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया। आज हम उस जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठने के लिए बैठे हैं। उस पर बात करने के लिए ये 7-9 दिन उसी पे चर्चा होगी। क्या वो क्यों छूट गया, क्यों हमारा ध्यान नहीं गया उस पर, इस पर चर्चा होनी है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करके शायद हम उस तरफ चल सकें जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत कठिन भी है। जैसा मैंने कहा कि मैं कोई शिक्षाविद तो हूं नहीं, मैं तो अगर बहुत ईमानदारी से कहूं तो प्रतिनिधि हूं। किसका? उसका जो इस 5 साल के बाद जो बॉक्स है ना, इसके उधर जो बैठा है, अभिभावक, परिवार और वो बच्चा उस बॉक्स के अंदर बैठा है, उसका प्रतिनिधि हूं। वो आपसे पूछना चाहता है, वो आपसे बताना चाहता है, इनफैक्ट पूछना भी नहीं कि देखो अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, कुछ कर लीजिए। उसने मुझे प्रतिनिधि बना के भेजा है, उसने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके साथ मिलकर वो काम कर सकूं जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं वो हूँ और मैं वही जिम्मेदारी अपनी ठीक से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षक आप हैं, शिक्षाविद आप में हैं, शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, उसके अंदर क्लासरूम्स कैसे चलेंगे, ये सब आपको तय करना है। मेरा काम है प्रतिनिधित्व करना, वो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। और मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। हमें गौर से ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम इस 22 साल के बच्चे को, 22 साल के लड़के लड़की को जहाँ हमने किया, जो सोमवाई के डायग्राम में आता है, उसको वो आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री लेने आता है या डिग्निटी लेने भी आता है। डिग्री भी चाहिए और डिग्निटी भी चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए आता है। डिग्निटी से जीना नहीं आ रहा, डिग्री जी का जंजाल बनी हुई है ना। ये चीज़ें हैं, डिग्री भी काम नहीं आ रही उसकी और डिग्निटी से जीना नहीं आ रहा, इसलिए उसने हम जैसे लोगों को चुन के भेजा है, उसने हमें जिम्मेदारी दे के भेजा है। मैं उस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ आपके बीच। वहाँ हम खड़े, इसमें जब मैं कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्यों फेल हुए, क्यों हम वो नहीं कर पाए, क्यों उसने हमें भेजा चुन के, कहीं कुछ तो फेलियर हुआ ना, क्या वजह है उस फेलियर? ये मेरा छोटा सा अपना आकलन है। आप लोग अभी बैठेंगे, लगातार बैठेंगे तो और शायद आकलन उससे बेहतर कर पाएंगे कि शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके हम सब लोग बहुत कंफ्यूज हैं। सरकार कंफ्यूज है, शिक्षा विभाग कंफ्यूज है, टीचर कंफ्यूज है, पेरेंट कंफ्यूज है, और इन सब कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चा कंफ्यूज है। हमारे कंफ्यूज होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि ये सारा सिस्टम मिलके मुझे लिटरेट बनाना चाहता है। शिक्षा माने क्या है? लिटरेसी। शिक्षा माने क्या? कोई कहता है जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोई कहता है वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोई कहता है साहब लिटरेट बना दो, 100% लिटरेसी कवर कर ली, पीठ थपथपा लो। ये सब चल रहा है। शिक्षा को लेके हम लोग जितने कंफ्यूज हैं या रहे हैं, शायद ही किसी और काम को लेकर रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ समाज में। इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करें
तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखता हूँ कि सबसे पहले तो अगर फिर से मैं कहूँ, मैं कोई बहुत मानवतावादी सिद्धांत और उनसे मैं बात नहीं करता, पर मानवीय जाति की एक बहुत बड़ी गलती शिक्षा को लेकर कंफ्यूजन। और मानव जाति में जब भी समस्याएं आई, जैसे फेल हुए, मैंने कहा फेल हुए तो हमने चुन लिया। जब जब मानव जाति को लगता है, मानव इंसान को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं कहीं। हमने कहाँ कहाँ सॉल्यूशन ढूंढे? हमने ढूंढा कि साहब कहीं किसी अध्यात्म में सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में सॉल्यूशन मिल जाए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ अपनी आस्थाओं का विरोधी नहीं हूँ, पर उसके बावजूद आप देखिए कि हम करते क्या रहे हैं पीढ़ियों से। हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, हमारी जिंदगी में गलत हो रहा है, हमारे आसपास गलत हो रहा है, हमसे गलत हो रहा है, या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, और हम सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? कभी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कभी गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं, कभी वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से समाधान नहीं मिलता तो कुछ और देवी देवताओं प्रतिमानों में चले जाते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर सोचते हैं कि चलो कुछ किताबें हैं, उनको 4 बार पढ़ लेते हैं, हर सोमवार को पढ़ लिया करेंगे, उससे मिल जाएगा। वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन हमें आगे बढ़ाती है। हम सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि चलो ये नेताओं में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये आदमी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा।